नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकांत पराशर है। मैं कान, गला, वाक एवं श्रवण रोग विशेषज्ञ हूँ। पिछले 10 वर्षों से लगातार मैं सारण क्षेत्र में, छपरा, सिवान जैसी जगहों में अपनी सेवाएं लगातार दे रहा हूँ। आज एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो हमारे कान से जुड़ी हुई है, जिस पे बात करने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। कान से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं तो देखने को मिलती हैं, जिसमें कान बहना हो गया, कान में संक्रमण हो गया, कान से सुनाई कम देना हो गया, कान में आवाज़ें आना, टिनिटस होना, ये भी एक अहम समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं। कान में ट्रॉमेटिक इंजरी होना, चोट लग जाना, उसके बाद सुनाई कम देना, कान के पर्दे में छेद हो जाना, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं कान से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो कॉमन समस्याएं हमें दिखता है, जिसमें कि कान भारी हो जाना, कान से सुनाई कम देना, तो आज हम उसी चीज़ों को लेके आए हैं। उन्हीं चीज़ों पे हम बात करने आए हैं कि कान में सुनाई कम दे रहा है, कान से सुनाई कम हो गया है, तो इन चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या होगा और क्या करना चाहिए। तो मैं आज उसी बिंदु पे आ रहा हूँ और हियरिंग लॉस पे बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हियरिंग लॉस है क्या? हियरिंग लॉस मतलब कि सुनाई का कम देना, अगर आम भाषा में कहें तो। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हियरिंग लॉस एक सर्टेन एज में होगा या ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनको ही हियरिंग लॉस होगा, बच्चे में नहीं होगा, या एडल्ट्स जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, उनमें नहीं होगा। नहीं, हियरिंग लॉस हर एक उम्र में होता है, हो सकता है। इससे बचाव जरूरी है और बहुत सारी ऐसी सावधानियां बरतनी हैं जिससे ये प्रसारित ना हो, ये फैले ना। तो क्या क्या कर सकते हैं जिससे हियरिंग लॉस हमारा नहीं हो, कंट्रोल रहे, और उन सावधानियों को बरतेंगे तो हम हो सकता है कि हम हियरिंग लॉस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम नीचे से करते हैं। नीचे से करने का मतलब कि बच्चे की बात लेके आते हैं। बच्चों से हम शुरुआत करते हैं कि बच्चों में हियरिंग लॉस कैसे होता है और किन किन कारणों से होता है, और हियरिंग लॉस होने से क्या हो सकता है बच्चों में दिक्कतें। तो अगर बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बच्चे की जब जन्म होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय हमें ये देखना होता है कि अबगार स्कोर में कहीं कोई दिक्कतें आई हैं क्या। उस समय हमें ये देखना होता है कि बच्चे में जॉन्डिस का कोई असर है क्या, जॉन्डिस बिलिरुबिन का लेवल बहुत हाई है क्या, फोटोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ी है क्या, बच्चे की NICU या PICU की कोई हिस्ट्री रही है क्या, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, और भी बहुत एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है, चिकन पॉक्स हुआ हो, हेड इंजरी हुआ हो। तो इन सब कारणों से बच्चों में हियरिंग लॉस होना स्वाभाविक है। खासकर अगर बात करें तो जॉन्डिस के केसेज में तो जनरली हियरिंग लॉस देखने को मिल जाता है। प्री मैच्योर अगर बच्चा है, जन्म से पहले, समय से पहले बच्चे का जन्म अगर होता है, तो उन केसेज में भी हियरिंग लॉस होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों में बस हमें यही देखना है कि अगर हमें लगता है कि इस तरह की जो समस्याएं मैंने बताई, अगर ऐसी समस्याएं से बच्चे ग्रसित हो रखे थे, तो उनमें अर्ली डिटेक्शन करा लेना जरूरी है। आप किसी भी कान के विशेषज्ञ के पास जाएं, श्रवण के विशेषज्ञ के पास जाएं और बच्चे की सुनाई की जांच करवा लें। एक विशिष्ट जांच होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट, OAE। वैसे तो ये टेस्ट की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा इसी में फिर जब आगे लेवल पे आप जाएंगे तो एक बेटा टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडोमेट्री टेस्ट। उसमें और भी प्रोटोकॉल है। फिर हम लोग बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करके भी ऑडोमेट्री करते हैं, उसमें भी पता चलता है कि बच्चे में लॉस है कि नहीं। लेकिन ये जो दोनों प्रोटोकॉल बताया मैंने टेस्ट का, बेरा और OAE, ये ज़्यादा मतलब रिलायबल टेस्ट है और ज़्यादा सही ये रिपोर्ट बताता है कि बच्चे में कोई दिक्कत है कि नहीं। तो एक तो ये माध्यम हुआ कि बच्चे में अगर इन तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं तो ये जांचें करा लेने से बच्चे में ये कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं तो कन्फर्मेशन हो जाता है कि बच्चे में लॉस है, इधर नहीं है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। अगर लॉस होता है तो फिर हम उस हिसाब से मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। हम लोग सबसे पहले बच्चे की जांच करते हैं, देखते हैं अगर उसमें बच्चे में हियरिंग लॉस है तो पहले उसकी डिग्री जो होती है, लॉस की जो लेवल जो होती है, सीवियरिटी जो होती है, वो तय किया जाता है। और इस हिसाब से बच्चे में आगे कान की मशीन या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में हम लोग
स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और उसके साथ में ऑडिटिव वर्बल थेरेपी और स्पीच थेरेपी वगैरह के माध्यम से बच्चों में समय रहते हैं। हम 5 साल के पहले अगर ये प्रयास करते हैं तो बच्चे सामान्य रूप से हमारी आपकी तरफ बोलने लगते हैं, उनमें कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, उनकी भाषा और वाणी का विकास नॉर्मल तरीके से हो जाता है। ये तो रही बच्चे की बात। अब बात हम बीच में बोले थे टीनेजर्स, तो टीनेजर्स में कैसे हो सकता है? हाँ तो भाई टीनेजर्स है, हट्टे कट्टे हैं, खाते पीते हैं, है ना, वो स्वस्थ तो हैं ही शारीरिक रूप से। बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि टीनेजर्स आजकल क्या कर रहे हैं कि बहुत ही कान में तेज आवाज़ की ईयरफोन्स लगाते हैं, जिसमें बहुत इंटेंस ऑडिबिलिटी रहती है, बहुत इंटेंसिटी रहती है, जिसको वो सुनते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि हमारे कान में ट्रॉमा डेवलप होते रहता है, जिसके कारण उसमें टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता है। फिर वो टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट जो है वो धीरे धीरे परमानेंट हो जाता है, अस्थायी तौर पे वो PTS हो जाता है, परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो जाता है। इस कारण क्या होता है कि वैसे टीनेजर्स में या तो किसी एक कान में समस्या आ जाती है, एक कान पूरी तरह से मतलब डेड हो जाता है, या फिर दोनों कान में भी समस्या आ जाती है। लेकिन जनरली देखने को मिलता है कि वैसे केसेज में एक कान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और आपको बता दूं कि अगर ये सिचुएशन आती है तो इमीडिएट आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, कान के विशेषज्ञ से मिलना है, ताकि समय रहते उसको कान को बचाया जा सकता है। बहुत हद तक चांसेज होते हैं कि ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाए तो सुनाई बहाल भी हो सकती है। अगर आप लेट करते हैं, वो परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो जाता है, तो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं करता है। लास्ट में क्रॉस या बाइक्रॉस हियरिंग एड्स की मदद से हम उसको मदद पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो कान पूरी तरह से उसके नस जो है नुकसान में चले जाते हैं, जिसके कारण उसकी अस्थायी सुनने की समस्या जो बनी रहती है वो अस्थायी तौर पे हो जाती है और वो कान पूरी तरह से बेकार हो जाता है। फिर हमें एक ही कान के सहारे अपने जीवन को लेकर चलना पड़ता है। तो मेरा एक सजेशन ये है टीनेजर्स से, जो 14 साल और उसके ऊपर कैटेगरी और 20 साल के बीच की कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए विशेष तौर पे है कि आप तेज़ आवाज़ को कम सुने, तेज़ आवाज़ पे मतलब डीजे की आवाज़ पे भी दूरी बना के रखें, बहुत तेज़ आवाज़ से बचें और ये आपके कान के लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह से हियरिंग लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने कान की सुनाई की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिर एक कॉमन समस्या है कान में वैक्स हो जाना, गंदगी का बढ़ जाना, फिर कान में इन्फेक्शन हो जाना। लोग कान खुजाते रहते हैं, जिसके कारण पर्दे में छेद भी हो जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन के कारण पर्दे में छेद हो जाता है, तो उससे भी सुनाई में नुकसान होता है। तो वो इस तरह की जो सुनाई में नुकसान है, ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, तो इसमें सुधार होने के चांसेस बहुत हद तक होते हैं। और जो सेंसोरी न्यूरल डेफनेस हो जाता है, जिसमें नस अस्थायी रूप से सूख जाता है, तो उसमें ये समस्याएं इंसिस्ट करती है, रह जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करें जेरिएट्रिक पॉपुलेशंस की, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें किस तरह के लॉसेज हो सकते हैं। देखिए, अगर उस तरह की बातें करें तो आजकल कॉमन बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है। इन सारे केसेज में भी हम लोग देख रहे हैं कि हियरिंग लॉस की कतारें बढ़ रही हैं। जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, उनके कान के नस दब रहे हैं, सूख रहे हैं, उनको सुनने में समस्या हो रही है। तो डायबिटीज पेशेंट्स भी अगर हैं तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप टाइम टू टाइम अपने कान को चेक कराएं, और इस तरह की समस्याएं अगर मिलती है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट होने से आपका कान बच सकता है। या फिर अगर सेंसोरी न्यूरल डेवलपमेंट हो रहा है तो हियरिंग एड लगा के अपने कान के श्रवण शक्ति को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा चीज़ की, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनका एज 50 प्लस है, 55 प्लस है, 60, 70, 75, 80 में है, उनको तो अगर सेंसोरी न्यूरल डेफनेस है तो मेरा अनुरोध है कि आप इस चीज़ को जो नकारते हैं ना, कि ना सुना रहा है, सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही चलेगा, नहीं, ये मत कीजिए। देखिए, एक ऐसा दर्द है ना कि जब ये धीरे धीरे बढ़ेगा ना, तो इस दर्द का दवा दूसरा कोई नहीं है। अगर आप मशीन लगाते हैं कान की तो 2 फायदा होता है। एक तो जो कान के नस में जो नुकसान हो रहा है, वो नस के नुकसान को ये रोकता है, मशीन रोकने का काम करता है। कि जब आप सामान्य सुनते हैं तो नस पे दबाव कम पड़ता है, और नस आपका दबाव कम पड़ता है तो नस लंबा समय चलता है और आपको सुनाई भी बेहतर होता है।
तो मशीन लगाने से दो फायदा हुआ, एक तो सुनाई भी बेहतर हुआ और नस पे दबाव पड़ने के कारण जो बचा खुचा नस है वो बचा रहता है। तो इसलिए मशीन लगाने के लिए अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो आप अच्छे क्वालिटी की, अच्छे गुणवत्ता की मशीन लगाइए, हियरिंग एड लगाइए। आजकल बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत अत्याधुनिक तकनीक से बने हियरिंग एड्स उपलब्ध हैं। कान के अंदर वाले भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कान के अंदर के मशीन्स जो बाहर से बिल्कुल विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, इस तरह के बहुत सारे हियरिंग एड्स भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि समय से उसका ट्रीटमेंट कराएं, समय से हियरिंग एड अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो उसको लगाएं, जिससे आपकी श्रवण शक्ति को बचाया जा सके। तो आज के लिए हम लोग केवल श्रवण शक्ति, सुनाई की दिक्कतें और कान से सुनाई कम देना जैसे टॉपिक पे ही बात करनी थी। समय मैंने ज़्यादा लिया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि इस समय में सारी चीज़ों को समायोजित करके आपको बता पाऊँ। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं ये चीज़ों को बता पाऊँ और मैंने बताने का कोशिश किया। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चंस है या समस्याएं हैं तो आप कमेंट करके या हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या मेल लिख के भी हमसे अपने जवाब को ले सकते हैं। वो उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क परामर्श है। आप समझ सकते हैं कि आपको और कोई डिफरेंट तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो हम उसके लिए आपको सलाह देंगे। इतना चीज़ों को आप फॉलो करें, स्वस्थ रहें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।